हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन में रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। एंड इस वीडियो की खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड साथ ही स्मार्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिसकी मदद से आप लोग एग्जाम में बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ज़रूर इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। आई गारंटी यू कि आप इस वीडियो को देखने के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। कि आप सभी को पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो होता है ये हमारा कॉमन पेपर होता है जिसमें कि टोटल 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स हमारे पास होती हैं। इस पेपर की अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो यही आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। पेपर वन का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपको प्रोवाइड कराती है जो कि 100% गारंटीड है। इस कंप्लीट कोर्स में आपको मिलते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। आपको पता है कि पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। 10 की 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हमने आपको हर एक चीज बताई है। फुल सिलेबस नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन फुल सिलेबस नोट्स में हर एक चीज को ग्राफ्स, इमेजेस, डायग्राम्स के साथ प्रेजेंट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। साथ ही आपको यहाँ पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं। सेपरेट हर एक यूनिट का मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं जो कि आपकी फाइनल प्रिपरेशन में, फाइनल रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है कि इसमें हम आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ देते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम से पहले आप लोग अगर सिर्फ ये 2000 क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हो इस कंप्लीट कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, फाइनल रिवीजन के लिए ये 2000 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं एंड हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स ने भी इसी के बेसिस पे अपना वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम क्वालिफाई किया था। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप की हेल्प से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जनरली इस कंप्लीट कोर्स की फी है 2500 रुपीज, लेकिन अभी हम आप सभी स्टूडेंट्स को फ्लैट 20% ऑफ दे रहे हैं, यानी कि आप लोगों को इसके लिए फीस पे करनी होगी सिर्फ 2000 रुपीज। तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। गारंटेड सिलेक्शन के साथ हम ये आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स देते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव मैं और भी आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर इस तरह से हमारा ऐप नजर आता है, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल से लॉगिन करना होगा एंड देन आप डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। इस तरह का इंटरफेस आपको होम स्क्रीन पर नजर आएगा। देन आपको जाना होगा यहाँ पे स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन पे जाते ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पे आपको सिलेक्ट करना है ऑल कैटेगरीज, ओके। या फिर ऑल कैटेगरीज की जगह ये जो सर्च बार आपके सामने नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे जा करके डायरेक्टली आप लोग WB सेट भी लिख सकते हो। ये लिखते ही आपके सामने वेस्ट बंगाल सेट का कंप्लीट पेपर वन का कोर्स आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे सो इसका ओवरव्यू देख सकते हो, क्या क्या चीजें हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं, क्या इसकी ड्यूरेशन रहती है। एंड इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्टली कंटेंट सेक्शन पे जाना होगा एंड देन यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यूनिट वाइज कंप्लीट हमने सिलेबस कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 23 वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको कवर किया है। साथ ही यहाँ पे 2 फाइल्स हैं जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट नोट्स है एंड 4 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये गारंटीड कोर्स है, जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। कोई क्वेरी अगर इससे रिलेटेड आपको लगती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं इसकी। और जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च के 5 एमसीक्यूज की। let's begin. All the very best students. What is the usual sequence of steps in scientific method? साइंटिफिक मेथड या फिर जिसको साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं, उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस गिवन है एंड हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल, फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन,
कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हमेशा मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रॉब्लम रेज हुई है, ये चीज हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोला है कि आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, कि क्या डिफिकल्टी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है एंड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है उसको हमें फॉर्मुलेट करना है, तभी हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो बी के बाद सी अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। Next question is, which of the following is the first step in scientific method of problem solving? सेम क्वेश्चन देखो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। यहाँ पे एक सीक्वेंस पूछा था, यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन ही जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो पहला साइंटिफिक मेथड में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया, प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस। इसमें एक्चुअली होना था अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कि हम लोगों को अगर पता होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं तो हमें किस बात की रिसर्च करनी है। कोई प्रॉब्लम अगर हमारे सामने होगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही तो हम रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर है अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम। Next question is, which of the following sequences represents the most logical sequence in doing research? So यहाँ पे देखो ये कॉमा से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को हमने जो है सेपरेट किया है। आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस रिसर्च के दौरान कौन सा सीक्वेंस बेस्ट रहता है उसको अरेंज करके यहाँ पे आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमें क्या पता होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। सो आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम एंड सर्वे ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये दोनों तो पहले ही हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात ही नहीं की गई है। अब आते हैं दो ऑप्शंस जिसमें कि आइडेंटिफाई किया है एंड डिफाइन किया है रिसर्च के प्रॉब्लम को। उसके बाद इसमें बोला है हाइपोथेसिस जनरेट करना एंड इसमें बोला है डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैंपल। सो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, अब यहाँ पे है इसका सॉल्यूशन, मुझे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, डिफरेंट पाथ्स फॉलो करूंगी। ऐसा होता है मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गई, मैंने अपनी फ्रेंड ए से पूछा कि मेरे को एक प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन दो, तो वो कुछ भी गेस करके सिचुएशन समझ के सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगी। उसके बाद फ्रेंड बी को मैंने पूछा, उन्होंने भी कुछ गेस किया, कुछ आइडियाज लगाए एंड मुझे बोला कि ये ट्राई करके देख लो, मे बी सॉल्यूशन मिल जाए। इस चीज को बोला जाता है हाइपोथेसिस, यानी कि गेस करना, यानी कि परिकल्पना करना। तो एक प्रॉब्लम है, उसके बाद हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये वाला आइडिया चालू करूं या फिर ये वाला आइडिया चालू करूं। दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि आइडिया ए ने जो दिया था वो सक्सेसफुल है या नहीं है, बी ने जो आइडिया दिया था वो काम किया या नहीं किया, तो वो उसको हम रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट को, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर पॉज कीजिएगा। सो रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो देखो मैंने आपको यही बता दिया कि रिसर्च प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, अब बचा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यस, कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हमें पता होने चाहिए, उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है मेथडोलॉजी, कि कौन कौन से मेथड्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 2 के बाद आ गया 4। ठीक है, 4 के बाद आता है 3, दैट इज डेटा कलेक्शन। उसके बाद आता है डेटा को एनालाइज करना, जैसे हमने डेटा को कलेक्ट किया हम स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज करते हैं। एंड लास्ट में आता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। सो ये एक सीक्वेंस है, सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स। सो अगर रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, शोध समस्या है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया, demarcation of the study area, rejection of personal and collective choices, specific topics within the area या फिर management of financial sources। किस तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है? कोड्स आर गिवन हियर। सो यहाँ पे देखते हैं पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए कि सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं रिसर्च प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस फील्ड में से ही सर्च करूंगी, है ना। उसके बाद आता है डीमार्केशन ऑफ स्टडी एरिया, यानी कि उसमें भी हमें एक सीमांकन करना है। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक ही टॉपिक, एक ही सेक्शन तो होगा नहीं, उसमें मल्टीपल है कि मुझे डिजाइनिंग साइड पे जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर साइड पे जाना है, मुझे नेटवर्क साइड पे जाना है, कौन सी साइड चूज करनी है, दैट इज कॉल्ड डिमार्केशन ऑफ स्टडी एरिया। उसके बाद फिर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। अब जैसे मैं नेटवर्क सेलेक्ट करती हूँ, सो नेटवर्किंग सेक्शन में भी मल्टीपल ऑप्शंस है कि मुझे टीसीपी आईपी पे काम करना है, मुझे सिक्योरिटी फेज पे काम करना है, मुझे वायरस फेज पे काम करना है, मुझे डिजिटल सिग्नेचर या इस तरह की चीजों पे काम करना है। तो ये मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो ये है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपने बिना चीटिंग के सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं, गलत है आपके आंसर, तो आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ ली होगी। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की। एथिक्स का मतलब मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है नैतिकताएं। कुछ काम करने के जो रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, वही होती है रिसर्च में। रिसर्च करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सो रिसर्च एथिक्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अ रिसर्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। अनएथिकल मतलब अनैतिक। सो अगर एक रिसर्चर अनैतिक काम करता है तो उसको क्या बोला जा सकता है? मतलब कैसे बोलेंगे कि उस रिसर्चर ने अनैतिक काम किया है? अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन या फिर अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। सो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। विश्वसनीय जानकारी से बचना। उन्होंने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे रिसर्च पेपर में हमने ऐड की, वो रिलायबल ही नहीं थी। वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके फेक डेटा हमने ऐड कर दिया था। ये चीज को बोला जाता है अनएथिकल प्रैक्टिस। Next question is, the scope of violating research ethics is considered to be relevant in respect of which of the following stages in research study? So यहाँ पे options are formulating research hypothesis and setting up a null hypothesis for testing. ये क्वेश्चन जनरली हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि स्कोप ऑफ वायलेटिंग, अगर कोई पर्सन रिसर्च एथिक्स को वायलेट करता है तो उसको हम रिसर्च स्टडी के किस स्टेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सो राइट आंसर है डी एंड ई। डी एंड ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इन डिफाइनिंग अ रिसर्च पॉपुलेशन एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग and reporting the research findings and using the same as a basis for policy formulation. Next question is, plagiarism in research is। तो शोध में साहित्यिक चोरी क्या है? इंग्लिश में बहुत से स्टूडेंट्स को अगर प्लेगरिज्म नहीं पता, हिंदी में पढ़ते तो आपको इजीली समझ आ जाता कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा, यानी कि पहले किसी ने कोई डेटा बनाया है, हम उसको क्रिएटिवली यूज करते हैं। कॉपिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, किसी का डेटा हम कॉपी करते हैं एंड उसको यूज करते हैं। कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर, तो किसी को अगर हम कोट करते हैं अपनी साइट में, अपनी थीसिस में ऐड करते हैं। रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पहले के कोई डेटा को, पहले किसी रिसर्चर ने सेम टॉपिक पे अगर कोई रिसर्च की है तो उनके डेटा को अगर हम यूज करते हैं एंड उस पे नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है इसमें प्लेगरिज्म? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कि अगर हम किसी के डेटा को यूज करते हैं और उसको एज इट इज काम करने लग जाते हैं उस पे, तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसर्चर यूजेस डेटा ऑफ एन earlier research paper and published a new research paper।
यहाँ पे बोला है कि एक रिसर्चर ने पुराने रिसर्च पेपर से डेटा एज इट इज उठाया एंड उसको नए रिसर्च पेपर पे पेस्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया। उस चीज को क्या बोला जाएगा? एथिकल, अनएथिकल, परमिसिबल या फिर प्रॉपर? सो राइट आंसर आपको पता होगा, इसको बोला जाता है अनएथिकल। Next question is, in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics? So अगर research ethics को violation करने की बात की जाए तो कौन कौन सी statements इसमें से true है? So यहाँ पे अगर देखें statement B है, data interpretation, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट, एंड फिर आता है यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर बाय अदर्स। सो राइट आंसर है बी, डी एंड ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। ये थे 5 क्वेश्चंस रिसर्च एथिक्स पे। आई होप आपने स्कोर अपना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रिसर्च आर गिवन इन लिस्ट 1 एंड 2। सिंपल सा है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन। 4 टाइप्स गिवन है, ट्रू, एक्सपेरिमेंटल, बेसिक, अप्लाइड एंड इवेल्युएशन। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है ना। सो हमें देखना है कि क्या होता है राइट आंसर। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, हम मूव करते हैं डायरेक्टली बेसिक रिसर्च से, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च होता क्या है? बेसिक रिसर्च कंसर्न्ड विथ थ्योरी बिल्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। सो कभी भी अगर हम किसी चीज की थ्योरी बनाते हैं, नेचुरल जैसी चीजें हैं एज इट इज उनको रखते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च, जिसको कि प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। अप्लाइड रिसर्च होता है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ थ्योरी इन वेरिड सिचुएशन, यानी कि बेसिक रिसर्च में हमने जो भी थ्योरी ली थी, जो भी कॉन्सेप्ट समझे थे, उसको यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन रिसर्च, इसका मतलब है जजिंग द वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस। इवेल्युएट करने का मतलब ये होता है जज करने से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैनिपुलेटेड कंडीशंस एंड मेजर्ड आउटकम्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन है जिसमें सीक्वेंस को ही अरेंज करना है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज कंडक्टेड एंड इन कंडक्टिंग एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। सो अगर एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? तो राइट आंसर इसमें बताती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें पहले हम किसी भी चीज को प्लान करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उस पर हम एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमने जो काम किया वो सही किया, इससे हम सही अच्छे डिसीजन तक पहुंचे हैं या नहीं। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें रिफ्लेक्ट कर देगा कि एग्जैक्टली हमारा काम सही था या गलत था। Third question is, a researcher intends to explore the result of possible factors for the organization of effective midday meal intervention. So यहाँ पे पूछा गया है, एक स्टडी है जिसमें कि स्कूल्स में मिड डे मील होती है, उससे रिलेटेड हमें एक रिसर्च करनी है। तो कौन सी रिसर्च यहाँ पे यूजफुल रहेगी? ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपोस्ट फैक्टो या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो राइट आंसर आप देख सकते हो एक्सपोस्ट फैक्टो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है कि एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ये मैं अपने थ्योरी लेक्चर्स में डिटेल में बता चुकी हूँ, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस डिमांड्स एक्शन रिसर्च? ठीक है, सो 4 पर्पस गिवन है, इसमें से कौन सा पर्पस ऐसा है जिसमें हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ती है? इधर अगर हम देखें तो राइट आंसर है सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, क्लासरूम प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इमीडिएट एक्शंस की जरूरत होती है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एक्शन रिसर्च यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, एथनोग्राफी। 4 ऑप्शंस गिवन है, आगे उनकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हमें कंट्रोल होता है, कंट्रोल किस पे? ओवर द वेरिएबल्स। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल रिसर्च,
सो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। उसके बाद आता है केस स्टडी इज रिलेटेड विद इंटेंसिव, एंड एथनोग्राफी इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेटिव। राइट, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है थीसिस इज ऑल्सो नोन एज। तो थीसिस को हम और क्या बोल सकते हैं? बहुत इजी है, इसको बोला जाता है डिसर्टेशन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट सिंपल स्टेटमेंट है। Which of the following is not true about e-journals? E-journals means electronic journals. इनके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? राइट आंसर है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जर्नल्स कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। Which of the following is an optional supplement of a research paper? So research paper जब हम बनाते हैं उसमें एक ऑप्शनल चीज होती है जिसका होना नहीं होना ज्यादा जरूरी नहीं होता, वो होता है अपेंडिक्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2। बाकी की 3 चीजें कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called। जो अकेडमिशियंस होते हैं, शिक्षावाद होते हैं, उनको अगर हम बोलते हैं कि लेक्चर दो किसी भी टॉपिक पे, तो उन उस समय उस चीज को, वो जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? सो राइट आंसर हियर इज सेमिनार। ठीक है, वर्कशॉप होता है जिसमें कि प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को समझाया जाता है एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटन फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च वर्क इज नोन एज। सो रिसर्च हम करते हैं, उसका रिटन वर्क भी होता है, एक फाइल बनती है, उसको क्या बोला जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही है, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को, सिंपल सा है रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका आंसर आप चाहे गूगल पे सर्च करो चाहे कहीं पे भी सर्च करो, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। राइट, सो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सर्च किए, आप मुझे बताओ कि आपने कितना स्कोर किया है एंड क्या आपका फीडबैक रहा है इस वीडियो को लेकर के। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस चाहते हो कि मैं एग्जाम तक लेकर आऊं आप लोगों के लिए, यूनिट वाइज आपकी प्रिपरेशन एमसीक्यूज के साथ हो जाएगी, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द